हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, अब हम डिस्कस करेंगे एक कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज एंड एनपीवी। दोनों के दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल बजटिंग में जो सबसे बड़ा खेल है वो किसका है? कैश फ्लोज का। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं, कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो को अलग अलग तरीके से हमने कैटेगराइज किया रखा है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी कि जब बिजनेस की शुरुआत होती है तब क्या क्या पैसा हमारी तरफ से बाहर जाता है। आउटफ्लो यानी कि हमारी तरफ से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है ना। कौन कौन सा पैसा बाहर जाता है? सबसे पहला कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। जिस भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी हम एसेट खरीदने जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है ना। और आपको पता है जब बड़ी से बड़ी एसेट आती है तो साथ साथ इंस्टॉलेशन का भी बहुत सारा खर्चा होता है, तो उसमें अपन प्लस कर देंगे इंस्टॉलेशन और सेटअप कॉस्ट। दोनों क्लियर? बहुत सिंपल। प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि अगर हमने दुकान खोली है, दुकान में मशीन वगैरह लगा दी है, चीजें लगा दी हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में हमारा बिजनेस है वो सामान भी तो लाना है, वो सामान भी तो लाना है। अगर वो सामान नहीं आएगा तो सेल क्या होगा? मशीनें थोड़ी है हमारा काम, मशीनें तो सिर्फ काम करने के लिए लगाई हैं, फर्नीचर तो सिर्फ काम करने के लिए लगाया है, लेकिन एक्चुअल में जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं वो सामान भी तो लाना है, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो जब आपने दुकान खोली है तो आपको एसिड वगैरह भी लानी है, उसको इंस्टॉल वगैरह का कॉस्ट भी करना है, और साथ के साथ आपको दुकान के लिए सामान भी लाना है, तो प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। शुरुआत में क्या पैसा बाहर जाता है। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल। सेकंड बी है हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन। सबसे पहले समझते हैं रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, सपोज आपको एक बाइक लेनी है, क्लियर, और आपके पास पहले से एक एक्टिवा था, ठीक। आपको जो बाइक लेनी है वो है 1 लाख की, और जो आपके पास पहले से एक्टिवा है वो अब बिकने के लिए तैयार है 30 के, यानी कि 30,000 का, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, न्यू बाइक जो ले रहे हो 1 लाख की, तो आप पुराना जो एक्टिवा 30 के का बेच रहे हो। आपको चलाना तो एक ही है, आपको एक ही व्हीकल की जरूरत है, आपको सिर्फ एक व्हीकल की जरूरत है, तो आप वो बाइक ले रहे हो, तो अब आपको एक्टिवा की तो जरूरत है नहीं, आपका काम तो एक व्हीकल से हो जाएगा, दैट इज बाइक। तो एक्टिवा जो 30 के की चली गई, तो एक्चुअल में हमारे पास से पैसा कितना गया, आउटफ्लो कितना हुआ, वो हुआ सिर्फ और सिर्फ 70 के का। कितना हुआ? 70 के का, ठीक है। तो यहां पर हम रिप्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं, सेलिंग एन ओल्ड एसेट। दैट मीन्स हम एक नए प्रोजेक्ट में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक नई मशीन तो लेकर आ रहे हैं, साथ के साथ एक ओल्ड मशीन को बेच भी रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक नई व्हीकल लेकर आए और आपने पुरानी व्हीकल को बेच दिया, उसी तरीके से हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, एक नई मशीन लेकर आ रहे हैं, साथ के साथ एक ओल्ड मशीन को भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम नेट निकालेंगे। जो पुरानी मशीन है वो अब काम की तो है नहीं, नई मशीन उसका काम कर देगी, तो वो हमारा नेट कैश आउटफ्लो आ जाएगा जब हम पुरानी मशीन का जो सेल अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। अभी देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो भी नई एसेट आई है उसको प्लस कर देंगे। जो भी नई एसेट में सेटअप इंस्टॉलेशन जो भी लगा है उसको प्लस कर देंगे। अब थोड़ा नीचे आना, रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा और समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। ये रहा सेल ऑफ ओल्ड एसेट। जो भी हमारी पुरानी एसेट बिकी है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि ये कौन सा केस है, ये है रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन, ये है रिप्लेसमेंट वाला केस। क्लियर?
तो नई जो मशीन लेकर आए उसकी तो हमने कॉस्ट ऐड कर दी, साथ के साथ जो हमारी पुरानी एसेट है, ओल्ड एसेट है, उसको हमने क्या कर दिया, माइनस। यही मैं आपको समझा रही थी। ये मैंने आपको बाइक का एग्जाम्पल लिया और ये ओल्ड एसेट का मैंने एक्टिवा का एग्जाम्पल लिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा आपको स्टेटमेंट में क्या करना है, बाइक वाली कॉस्ट को प्लस करना है और एक्टिवा वाली को माइनस करना है। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट में ये वाली चीज क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आया अपन को, ये कौन सी सेविंग है। तो इसके लिए मैं 1 मिनट इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर आपको अलग तरीके के पेन से समझाती हूँ। लेवी है ब्लू कलर, स्पेशल कलर। यहाँ पे हम समझते हैं ये कौन सी सेविंग को ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहे हैं हम टैक्स सेविंग को। अब टैक्स सेविंग कैसे आता है, इसके लिए एग्जाम्पल लो। अभी अभी हमने एक्टिवा लिए था, ओल्ड एसेट एक्टिवा कितने का था, 30,000 का। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि हमारी जो ओल्ड मशीन है वो है 30,000 में बिकने के लिए तैयार। ठीक है, सेल कितने की है, 30,000, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो थी 1 लाख की। यानी कि 30,000 की बिक रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट कितना था, 1 लाख का। तो अपन को लॉस कितने का हो गया, ये बताओ, 70,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस पर टैक्स निकालो 30% का, इस लॉस पर टैक्स निकालो और 21,000 आ जाएगा। हाँ, 21,000 आ गया। ये पता है क्या है, ये जो लॉस है पता है क्या है, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर अपन को मिलता है टैक्स बेनिफिट, टैक्स सेविंग। इसी टैक्स सेविंग को, ये है ना ये वाली टैक्स सेविंग 21,000, ये टैक्स सेविंग को अपन प्लस कर देंगे, ये टैक्स सेविंग को अपन यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये रहा। ठीक है, और अगर उल्टा हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और बार देखो, जिसको समझ में ना आया हो एक बार और ध्यान से देखो। यहाँ हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग को ऐड करने की, यहाँ हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग को ऐड करने की, वाला पॉइंट मैं समझा रही हूँ, ये पर्पल मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग को ऐड करने की। टैक्स सेविंग निकलता कैसे है वो मैंने आपको सिखाया कि हमारी मशीनरी अभी बिक रही है 30,000 की, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हमें 30,000 को माइनस करना है। लेकिन जो एसेट का वैल्यू था वो था 1 लाख। ओ हो, एसेट का वैल्यू था 1 लाख लेकिन बिक रहा है 30,000 का। दैट मीन्स क्लियरली हमें 70,000 का लॉस हो रहा है, और इस 70,000 के लॉस का नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे हमको होती है टैक्स की बचत। टैक्स सेविंग कितने से, मान लो 30%, तो वो आ जाएगा 21,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 70,000 का, उस पर हमने 30% निकाला 21,000। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने ऊपर वाला पॉइंट कवर कर लिया, नई बाइक लेकर आए उसको ऐड कर लिया, उसकी जो भी कॉस्ट लगी। ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, जो हमने पुरानी एसेट को बेचा। ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, जो पुरानी एसेट को हमने बेचा उस पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसकी जो टैक्स सेविंग है उसको हमने प्लस कर दिया। ये भी पॉइंट समझ लिया। अब बस हमारा एक पॉइंट रह गया, ये पिंक कलर वाला। ये पिंक कलर वाला क्या है, ये है रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। ये पॉइंट हमने यहाँ क्यों कवर किया, ध्यान से देखो। यहाँ हमने पॉइंट इसलिए कवर किया क्योंकि हम सीख रहे हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज रिप्लेसमेंट वाला केस। रिप्लेसमेंट वाला केस ये बोल रहा है कि नई एसेट लेकर आ रहे हैं, साथ के साथ पुरानी एसेट बेच रहे हैं, साथ के साथ पुरानी एसेट बेच रहे हैं। अगर हम पुरानी एसेट बेच रहे हैं तो क्लियरली मतलब है कि हम बिजनेस पहले से कर रहे हैं, बिजनेस हम पहले से कर रहे हैं, हमारा ओल्ड बिजनेस है, हमारा ओल्ड बिजनेस है, तभी तो हमारे पास एक ओल्ड एसेट है, और ओल्ड एसेट है तभी तो हम ओल्ड एसेट को बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है कि हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है, अब हम एक नई एसेट खरीद रहे हैं और साथ के साथ एक पुरानी एसेट को बेच रहे हैं।
ठीक है, इसी पूरे को बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट केस। अब यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि हो सकता है जो हम नई एसेट खरीद रहे हैं, जो हम नई एसेट खरीद रहे हैं उसकी वजह से या तो हो सकता है वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हो, या तो हो सकता है वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हो तो हम उसे ऐड कर देंगे क्योंकि वो पैसा हमारा जाने वाला है, या हो सकता है नई एसेट इतनी बढ़िया है कि उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में कमी हो तो हम उसको माइनस कर देंगे। इसको हम बाइक वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमने नई एसेट यानी कि अपनी बाइक खरीदी है, हो सकता है उसकी वजह से, नई जो बाइक खरीदी है उसकी वजह से अब पेट्रोल हमें कम लगना शुरू हो जाए, अब हमें पेट्रोल कम लगना शुरू हो जाए तो माइनस कर देंगे। और हो सकता है नई जो हमने बाइक खरीदी है उसकी वजह से अब हमारा पेट्रोल का खर्चा एक्टिवा के कंपैरिजन में ज्यादा होने लग जाए तो हम उसे प्लस कर देंगे कि अब हमारा ये कैश आउटफ्लो और ज्यादा होगा। समझा? एक बार लाइन पढ़ देते हैं, इतनी पिंक कलर ब्यूटीफुल कलर से मैंने लिख रखी है। वैसे आई डोंट लाइक पिंक बट कहते हैं लोग पिंक अच्छा लगता है तो हमने यहाँ पर पिंक से हाईलाइट मार दिया है। एक बार रीडिंग कर लेंगे, इतना मेहनत से लिखा है तो। वी आर सेलिंग ओल्ड एसेट, हम पुरानी एसेट बेच रहे हैं। इट मीन्स वी आर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस। अरे पुरानी एसेट बेच रहे हो तो क्लियरली है कि आपका पहले से बिजनेस चल रहा है। एंड इफ वी आर ऑलरेडी रनिंग बिजनेस, अगर हम पहले से बिजनेस चला रहे हैं, वी मस्ट हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड कैपिटल, दैट मीन्स कि हमने पहले से वर्किंग कैपिटल लगा रखी है। नाउ वी आर ओनली एडजस्टिंग द ओल्ड वर्किंग कैपिटल, अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी तो प्लस कर देंगे और कम लगेगी तो माइनस कर देंगे। वी आर ओनली एडजस्टिंग द वर्किंग कैपिटल। उम्मीद है आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन बड़ा गजब का समझ में आया होगा बाइक और एक्टिवा के एग्जाम्पल से। अगर आया है तो प्लीज प्लीज एक बार कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं और लेकर आती रहूंगी और इसी तरीके से आपके सारे टॉपिक आसान बनते रहेंगे। नाउ कम टू दी पॉइंट नंबर 3, दैट इज टर्मिनल ईयर। कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो का हमारा तीसरा पॉइंट है टर्मिनल ईयर। टर्मिनल ईयर को सिंपल वर्ड में बोलूं तो एट दी एंड, अंत में क्या हुआ, आपने 5 साल बिजनेस कर लिया, 5 साल जो दुकान खोली, अंत में क्या हुआ, 5वें साल में क्या हुआ, अगर 5वें साल में हम वो दुकान बंद कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो 5वें साल में होगा क्या, तो 5वें साल में सबसे पहले हम अपनी एसेट बेच देंगे। तो एसेट से क्या होगा, बेचकर पैसा आएगा, आएगा कि जाएगा, आएगा। तो फाइनल सेल्वेज वैल्यू या फिर बोल सकते हैं डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ एसेट, ये पैसा आ जाएगा। प्लस इंटरिम कैश फ्लो, हो सकता है उस ईयर में हमने कुछ कमाई कर ली हो, उसको भी प्लस कर देंगे। प्लस माइनस टैक्स सेविंग ड्यू टू से, ये समझे? अब फिर से वही वाली बात है, टैक्स सेविंग जो ऊपर मैंने आपको बताई थी। अब ये जो हम नई एसेट लेकर आए थे, नई एसेट कौन सी लाए थे, अपने एग्जाम्पल में बाइक वाली। अब 5 साल बाद, 5 साल बाद ये बाइक भी तो बिकेगी, और जब ये बाइक बिकेगी तो बाइक पर भी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, और जब बाइक पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो उसका 30% हम निकालेंगे तो वो भी तो टैक्स सेविंग होगा। जैसे कि ऊपर मैंने एक्टिवा का निकाला था, 1 लाख की एक्टिवा 30,000 में बिक रही थी, सेम केस में बाइक भी तो कभी कभी ना कभी बिकेगी। 5 साल बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब बिकेगी, तब उस पर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और जब कैपिटल लॉस होगा तो साथ के साथ होगी उस पर टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग होगी तो प्लस कर देंगे और इसका उल्टा हो गया तो माइनस कर देंगे। सिंपल, समझ गया? अब दुकान बंद हो रही है तो दुकान का सामान कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, सामान भी तो बिकेगा। तो सामान जब बिकेगा तो उससे भी तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो लास्ट हमारा है रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से जितना भी रिलीज हुआ उसको भी ऐड कर देंगे। क्लियर? और ये लास्ट में आ गया हमारा फाइनल आंसर, टर्मिनल ईयर इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो। जो भी एट द एंड मतलब टर्मिनल ईयर पे जो भी पैसा आया है उसको हमने यहाँ पर टोटल दिखा दिया ग्रीन कलर से। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज। उम्मीद है आपको बड़ा ही मस्त समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एनपीवी।
बहुत लोग पूरा कैपिटल बजटिंग पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक, लेकिन उनको ढंग का एनपीवी का फॉर्मेट बनाना ही नहीं आता। तो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो प्लीज एनपीवी का फॉर्मेट जरूर बनाना सीख जाओ, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्यारी सी आपको हेडिंग डालनी है, बिल्कुल मेरी तरह। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। एनपीवी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उसमें आपका पहला कॉलम रहेगा ईयर, सेकंड रहेगा पर्टिकुलर जिसमें हम सारी बातें लिखेंगे, थर्ड रहेगा पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर कैसे आता है, 1/1 प्लस आई ब्रैकेट में एन। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में सिखा रखा है और अभी भी आपको सिखा दूंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो, और ये हमारा आ जाएगा पीवी कैश फ्लो। ये हमारे साधारण कैश फ्लोज होंगे, इनको हम इंटू कर देंगे पीवी फैक्टर से। जैसे इन दोनों का मिलाप होगा सो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज। क्लियर। अब आगे अगर आप देखोगे तो वही आ जाएगा हमारा कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो। इसलिए मैं इतना ध्यान दिलवा रही थी आपको कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो का, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्यों मैं आपको पहले इतना ध्यान दिलवा रही थी, क्योंकि अब सारे कैश फ्लो ही आएंगे यहाँ पर। पहला आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जो भी बिजनेस से पैसा जा रहा है, उसमें क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो बिजनेस की शुरुआत में जाता है। क्या क्या जाता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब जो भी हमने एसेट खरीदी है। सेल ऑफ एसेट, इसको हम कर देंगे माइनस, क्योंकि पुरानी एसेट होगी। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, पता चल गया होगा। 1 लाख की बाइक खरीद रहे हैं और 30,000 की एक्टिवा बेच रहे हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, सरकार हमसे खुश हो जाती है, जैसे मोगेम्बो खुश होता है उसी तरीके से सरकार भी हमसे खुश हो जाती है कि हम बड़ा ही बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो हम पे टैक्स लगाने के बजाय हमें सब्सिडी दे देती है। मतलब जो हमारे खर्चे होते हैं एसिड्स पर, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, उनको वो थोड़ा सा बेयरअप कर लेती है। ऐसा भी होता है मैम, बिल्कुल होता है। आप कुछ अच्छे कर्म तो करो, सरकार खुद खुश होगी और खुद आपके खर्चे उठाएगी। तो अब वो खर्चे हमें तो नहीं उठाने, सरकार ने उठाए, हमें तो नहीं उठाने। जब हमें वो खर्चे ही नहीं उठाने तो हम वो कैश आउटफ्लो में क्यों दिखाएं, इसलिए अब हम उन्हें कर देंगे माइनस। किस नाम से, कैपिटल नेचर सब्सिडी, क्योंकि सरकार ने हमें दी है सब्सिडी, तो जितना भी खर्चा वो हमारा उठाएगी उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा इनिशियल आउटफ्लो, जो भी एसेट से रिलेटेड होगा। क्लियर। नेक्स्ट होगा हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वही दुकान में मशीनों के साथ सामान भी तो आएगा, तो वो भी ऐड कर देना है। ठीक, अब जनरली क्या होता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो तो आता है आपका 0 पीरियड का, तो इन सबका पीवी फैक्टर क्या होगा, 1/1/1। ठीक, वर्किंग कैपिटल अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसको भी आपको मानना है 0 पीरियड। लेकिन ध्यान देना, सब्सिक्वेंट आउटफ्लो का मतलब है आगे के कुछ सालों में। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 3 ईयर में, ये 0 पीरियड में नहीं होता, ये 1 2 3 4 5 किसी भी पीरियड में हो सकता है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 ईयर का होगा, तो यहाँ पर जो पीवी फैक्टर होगा वो याद रखना, यहाँ पर हमने 1 मान लिया, वर्किंग कैपिटल में 1 मान लिया। वर्किंग कैपिटल खुद बताए हो तो ठीक, नहीं तो 1 मानेंगे। सब्सिक्वेंट आउटफ्लो में जो भी होगा वो 3 ईयर का पीवी फैक्टर लगा देंगे। ठीक है, 3 ईयर का जो भी पीवी फैक्टर होगा वो लगा देंगे। अब बात करते हैं आगे की। ये आ गया हमारा टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी फैक्टर से इंटू कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जिसे हम प्यार से पीवीसीएफ भी बुला सकते हैं। क्लियर। ये हमारी बात हो गई थी आउटफ्लोज की। ये हाइलाइटर काम क्यों नहीं कर रहा आज, बोल रहा है पिंक कलर से लिखो। इनफ्लो की बात करते हैं, एनुअल सीएफएटी मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मैम ये कैसे आता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में, मतलब बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट सिखाई थी डेप्रिसिएशन वगैरह की, वो इसलिए थी ताकि वो आप एडजस्टमेंट देखें और उससे आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाए।
अगर अभी थोड़ी सी मेरी बातें अटपटी सी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कैश फ्लो आउटपुट टैक्स कुछ नहीं होता, पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं फिर डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। यही मैंने थोड़ी पहले ही सिखाया था आपको स्टार्टिंग के ही चैप्टर में, उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे होंगे ईयर्स के कैश फ्लो। कौन से वाले? इनफ्लो। 1 2 3 4 5, 5 साल का प्रोजेक्ट होगा तो पांचों साल के हो जाएंगे। ठीक है, अब पांचों साल का जो पीवी फैक्टर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक, और यहाँ पर होगा हमारा कैश फ्लो, और पीवी फैक्टर से जब कैश फ्लो को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, पीवीसीएफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक टोटल करके भी दिखा देती हूँ एट द रेट 10% से। सपोज हमारा पीवी फैक्टर है 10%, तो अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस आई ब्रैकेट में n। ठीक है, तो आपको क्या करना है 1 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमने कितना माना है 10%, तो 0.10 यही करते हैं, n मतलब 1 2 3 4 करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0.10। अब बहुत लोग सोच रहे हो मैम इतना डिटेल में क्यों समझा रहे हो, बच्चे थोड़े हैं। अरे होते हैं कुछ बच्चे जिन्हें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना नहीं आता, इसलिए उनके लिए सिखा रही हूँ। तो 1/1 प्लस इस तरीके से करेंगे तो 1.10। ठीक है, समझ में आ गया? 1/1.1 करना है, तो अपने कैलसी लिखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया। अब इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा 0.909। दूसरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, यही चल रहा है। अब एक और बार इक्वल टू करोगे तो आ जाएगा 0.826, फिर सेकेंड ईयर का आ गया। एक और बार करोगे तो आ गया 0.751, ये थर्ड ईयर का आ गया। एक और बार करोगे ये हो गया 683, एक और बार 6.6209, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.621 बच। 5 सालों का अपन को चाहिए था, पांचों साल का हमारा पीवी फैक्टर आ गया। पीवी फैक्टर मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, उम्मीद है आपको आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या एग्जांपल लिया 10%, यहाँ पर हमने 10% लिखा 0.10, इनको प्लस कर दिया तो आ गया 1.1। 1 डिवाइड बाय 1.1 कैलसी पर रखा और इक्वल टू क्लिक करते गए और हमारे सारे सालों के आ गए। ठीक है, अब टर्मिनल इनफ्लो ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। टर्मिनल मतलब एट द एंड जो भी सेल होगी एसेट की अलोंग विद टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग में आपको समझा चुकी हूँ कैसे प्लस करते हैं, 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पर निकालकर इसको प्लस कर देंगे। अब ध्यान रखना ये भी कौन से साल में हो रहा है, 5th ईयर में, तो 5th ईयर का ही पीवी फैक्टर लगेगा, दैट इज 0.621। रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, दुकान का सामान भी बिक रहा है 5वें साल में, तो यहाँ भी पीवी फैक्टर कौन सा लगेगा 0.621। क्लियर? तो यहाँ पर जो आ जाएगा, ये सारे तो पीवी फैक्टर हो गए, इसको इंटू कर देंगे कैश फ्लो से, ये आ जाएगा पीवीसी। तो टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पहले क्या आया था कैश आउटफ्लो। ध्यान देना ए में क्या आया था कैश आउटफ्लो, यानी कि जो पैसा जा रहा है, और यहाँ पर बी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो आज ये कोई पेन ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, तो बी क्या होगा हमारा इनफ्लो, जो पैसा आ रहा है, और ए क्या होगा हमारा आउटफ्लो। तो जब हम ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे, दैट इज बी में से ए माइनस करेंगे, तो आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हमारे पास एक्चुअल में कितना पैसा आया, इसी को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। आया समझ में? ये पूरा फॉर्मेट बहुत सिंपल है, सिंपल तो मैं नहीं कहूंगी पर मैंने सिंपल बनाने की पूरी कोशिश करी है, और ये सारी चीजें नहीं आती, मैंने ये फुल फ्लैश्ड फॉर्मेट बना दिया है जिसमें सारी एडजस्टमेंट कवर कर दी है। पर आप घबराना नहीं कि एग्जाम में इतना बड़ा पीवी का वो आएगा फॉर्मेट, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, जैसे कैपिटल नेचर सब्सिडी नहीं आता है जनरली, टैक्स सेविंग नहीं आता है, सेल ऑफ एसेट रिप्लेसमेंट वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जनरली नहीं आती है। तो ये घबराना नहीं बिल्कुल कि इतना बड़ा एनपीवी का फॉर्मेट बनता है, इतना बड़ा हमें एनपीवी का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर रखी है, इसी वजह से इतना बड़ा फुल फ्लैश फॉर्मेट बनाकर आपको दिया है, ताकि आपको मैं पूरा समझा सकूं। ठीक है, पर जनरली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, आप स्टडी मटेरियल में देखोगे अपने इंस्टीट्यूट के, उसमें भी इतना नहीं है। ठीक,
लेकिन मैं आपको पूरा तरीके से समझा दिया और पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज छोड़ दी, हाँ ये रही। याद है मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था? यहाँ बोला था सब्सिक्वेंट आउटफ्लो, यानी कि हो सकता है आगे सालों में भी हमें दूसरे साल, तीसरा साल, चौथे साल में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हमें थर्ड ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट लगानी पड़े तो वो हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ईयर का ही आपको पीवी फैक्टर लेना है, और थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर क्या है? 0.751। तो यहाँ पर लगेगा 0.751। जनरली जो कैश आउटफ्लो होते हैं वो 0 पीरियड में होते हैं, और जब 0 पीरियड में होते हैं तो पीवी फैक्टर लगता है 1। 0 पीरियड में क्या लगता है? 1। लेकिन अगर हमने कोई सब्सिक्वेंट आउटफ्लो कर रखा है, बीच प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, कुछ आउटफ्लो लगा रखा है, तो वहां पे उसी साल का पीवी फैक्टर लगा रखा है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया थर्ड ईयर का, हो सकता है दूसरा साल, चौथा साल, कुछ भी हो सकता है, वही आपको पीवी फैक्टर लगा देना है। ठीक है, उम्मीद है आपको कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज और नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एकदम फुल फ्लैश समझा दिया है, कोई भी एडजस्टमेंट मैंने नहीं छोड़ी, इनफैक्ट एक आध एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा ही करा दी होगी। तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और आज के लिए बस इतना ही। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah, do subscribe now। इस तरीके से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आती रहूंगी। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।